विप्रो, सबने विप्रो का जो फॉर्म था लास्ट डेट आपका एक्सटेंड किया गया था 4th तक, तो आपने कल तक सारा डेट था लास्ट डेट, तो आपने सबने भर लिया है फॉर्म, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? आवाज कट रहा है। यस, नाउ एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस मैम। ओके, तो अभी मुझे बताइए कि विप्रो का जो फॉर्म भर रहा है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सबने भर दिया है फॉर्म? यस मैम। सो आपने जो, देखिए आपने अभी जो जमा कर दिया, सबमिट कर दिया रिज्यूमे, तो उसमें तो चेंजेस नहीं हो पाएंगे, बट अभी जो रिज्यूमे आपने लिख दिया है, जो दे दिया है विप्रो को, ठीक है, तो दे विल बी लुकिंग इन योर रिज्यूमे द वन यू हैव सेंड ऑलरेडी। तो उस रिज्यूमे में जो जो चीज़ें लिखी हैं, वट एवर यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे, एवरीथिंग यू शुड, आपको वो सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए कि यू हैव टू, लाइक इफ़ दे आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू दोज थिंग्स दैट आर मेंशन्ड इन योर रिज्यूमे, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, तो जो भी आपने रिज्यूमे में लिखा है, अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा है, जैसे मोस्टली आप लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव्स लिखे होंगे, मोस्टली मैंने भी जो चेक किए हैं, आपने सबने नेट से देख के लिखा है या फिर थोड़ा अपना क्रिएशन उसमें डाल दिया है, आइडियाज़ ऐड कर दिए हैं, उसके बाद उसमें लिख दिया है, बट वट एवर यू हैव रिटन you should be able to answer any question that is related to your resume. Okay, so can anyone share his or her resume so I can explain what exactly the questions can be arisen from that? अच्छा, मेरे पास हम रिज्यूमे का, इंटरव्यू हैंडलिंग का क्लास नहीं होगा क्या? इंटरव्यू हैंडलिंग का होगा बच्चे क्लास, तो आपको पहले ये तो चीज़ देख लो कि आपका जो रिज्यूमे में आपने लिखा है, ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस आपके विप्रो पूछ सकता है। ठीक है, ये चीज़ पहले भी होती थी, बहुत सारे मतलब जो भी कंपनीज़ हैं, वो सारी कंपनीज़ ये चीज़ देखते हैं कि आपने जो चीज़ मेंशन की है रिज्यूमे में, वो आपकी आपने लिखी है, वो सारी चीज़ें वो सही है या नहीं। ठीक है, तो उसको मैम वेरीफाई, एक तक सॉरी, 8 अक्टूबर को मैम होगा। हाँ वो मेघा मैम ने मैसेज, 2 दिन बाद एग्जाम है मैम, क्या पढ़ ले? सॉरी, 2 दिन बाद एग्जाम है, क्या क्या पढ़ ले मैम? बच्चे पढ़ने से नहीं होगा, देखो रटना नहीं है ना कोई भी चीज़, आपको रटना नहीं है कोई भी चीज़, आपको क्या करना है, आपने जो चीज़ लिखी है रेज्यूमे में, ठीक है, उन चीज़ों को आपको वैसे मतलब लिखना था। पहले तो आपको मैंने बताया ही था कि जो चीज़ आपको लिखनी है वो चीज़ के बारे में इंटरव्यूअर आपको जब जो भी आंसर करोगे, आप जॉब डिटेल के हिसाब से उसमें रिज्यूमे में लिखोगे। तो जब कम इन जब जॉब रिज्यूमे का जो आपने जॉब डिटेल्स, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपने लिखा है, तो आपको पता है कि आपने क्या लिखा है, तो उसी बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस आएंगे। टेस्ट भी तो होगा। सॉरी, टेस्ट भी तो होगा मैम। डेट, बच्चे मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ, क्या बोल बोल रहे रहा हैं? टेस्ट होगा, टेस्ट होगा कि नहीं? हाँ बच्चे, एक रिटन टेस्ट। टेस्ट होगा, उसका भी मैंने बताया था आपको, क्वेश्चंस मैंने शेयर किए थे ना, उसी सैम्पल पेपर के हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे। वो चीज़ें देखिए, आपका रिटन टेस्ट जो भी है, वो भी ठीक है, आज ही को होगा मैम। हाँ हाँ, एक ही दिन होता है वो सारा, जो भी आपका देखिए मैंने कहा था ना आपको, जब भी पता नहीं मैंने आपको ये बताया है कि नहीं आपके क्लास में, बट देखिए जब भी कैंपस इंटरव्यू होता है, ठीक है, तो कैंपस इंटरव्यू रहेगा, इधर बैठ जाओ बच्चे, कैंपस जब भी रहेगा इंटरव्यू आपका, तो एक ही दिन में सारा चीज़ होता है, तो सुबह से वो लोग लग जाएंगे, पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट में जो लोग क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, आपको उतना ही ब्रेक मिलेगा, जितना देर वो आपका रिटन टेस्ट चेक करने में कौन क्लियर किया कौन क्लियर नहीं किया, ये लिस्ट बनाएंगे, उतना देर का आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बीच का ब्रेक है। ठीक है, उतना देर में आप, मैम फिजिकली आ रहा है। सॉरी, मैम हम लोग को तो ये प्री प्लेसमेंट में बोला गया सारा चीज ऑनलाइन होगा।
बच्चे ऑनलाइन आप होगा जैसे तो बोल रहे हो नहीं, फिजिकल। आपने जैसे इंटरव्यू दिया, ठीक है, क्वेश्चंस जो थे आपने रिटन एग्ज़ाम को वो ऑनलाइन लेंगे, तो ऑनलाइन में भी वो फॉर्मुलेट करेंगे, ऑनलाइन उनका एल्गोरिदम होगा, उस हिसाब से वो जो सही आंसर होगा गलत आंसर होगा वो दिखा देगा, तो वो एक लिस्ट फॉर्मेट करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ, चाहे कितना भी कम टाइम लगे कितना ज़्यादा टाइम लगे, आपको उतना ही टाइम मिलेगा आपको रिटन टेस्ट का जब तक रिज़ल्ट निकल रहा है। तो रिटन टेस्ट में और आपका इंटरव्यू में उतना ही गैप रहेगा आपका, ठीक है। हो सकता है वो इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए थोड़ा बहुत टाइम दे दे, मतलब उनका अपना जब सेटअप्स हो रहा है वो सब चीज़ के लिए वो थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हैं, बट ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लेंगे, क्योंकि इंटरव्यू पर्सनली हर एक बच्चे का लेना है उनको। तो हर एक बच्चे के लेने के लिए उनको पास उतना टाइम होना चाहिए कि वो आपसे कम 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको वो लेके चलेंगे कि पर स्टूडेंट उनको हाफ एन आवर, ठीक है, हाफ एन आवर 40 मिनट्स उतना स्लॉट लेके चलेंगे। या हो सकता है कि अगर वो डिटेल्ड इंटरव्यू ले रहे हैं तो 1 आवर पूरा ले ले, बट 1 आवर का बहुत कैंपस इंटरव्यू में उतना लंबा इंटरव्यू नहीं होता है, 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का बीच में आपको वो इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में जब भी क्वेश्चन, जैसे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन से हिसाब से बनाई है सारी सीवी, ठीक है, रिज्यूमी आपने जो लिखा है वो सारे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से लिखे हैं, और जो भी आपने ये स्किल्स मेंशन की हैं, स्पेशली जो आपके टेक्निकल स्किल्स हैं, ठीक है, अगर किसी ने C++ पाइथन वगैरह लिखा है तो आई होप उसकी बेसिक नॉलेज तो आपको होगी, ठीक है, क्योंकि वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो आपको पूछे ही जाएंगे टेक्निकल राउंड में, ठीक है, उससे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। HR राउंड में क्या होगा, देखिए आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर आपने मतलब यस, मैम बोला गया था इस बार बिजनेस राउंड मैम और बोला गया था कि बिजनेस राउंड होगा। बिजनेस राउंड होगा। डायरेक्ट बिजनेस राउंड होगा। यस हाँ, मैम, टेक्निकल राउंड और HR राउंड नहीं है। तो दोनों अरे साथ में। भाई ये कॉम्बिनेशन है। नहीं, अगर ऐसा हो रहा है कि सिर्फ आपका एक ही राउंड हो रहा है इंटरव्यू, तो आपको दोनों क्वेश्चन साथ में पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब, ठीक है, आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, आपको HR क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो आपको जो भी रिज्यूमे में आपने लिखा है, आपको उस हिसाब से हो सकता है कि देखिए जनरल क्वेश्चंस तो मैंने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चंस उसने पूछे थे, हाँ, तो वो क्वेश्चंस तो आपको आएंगे ही, वो आपके HR राउंड के क्वेश्चंस है। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए आप अपने सर की हेल्प ले सकते हैं, जो आपको पढ़ाते हैं टेक्निकल लैंग्वेजेस, बैठिए तो उनकी हेल्प ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस उनको पूछे जाते हैं, ठीक है। या फिर अगर मेरे ख्याल से आपको सेट दिया गया है कैसे क्वेश्चंस आएंगे, राइट, एक सेट भेजा है अमित सर ने, तो वो क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। उसी टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं। इंटरव्यू का बेसिक मोटिव ये होता है कि वो आपका पूरी तरह से जज करे कि आपका जो भी प्रेशर दिया जाएगा आप पर, ठीक है, आप उस तरह आप कैसे काम करेंगे उस पर, ठीक है, आपका मेंटालिटी जज किया जाता है, क्योंकि रिटन इंटरव्यू मतलब रिटन एग्ज़ाम में तो उनको पता चल ही गया कि कितना नॉलेज है आपके पास, ठीक है। तो इंटरव्यू में बेसिकली वो ये जानना चाहते हैं कि आप कितने केपेबल हैं कम्युनिकेशन करने में, ठीक है, आप कितने केपेबल हैं अपनी टीम के साथ वर्क करने में, आप कितने केपेबल हैं लीडरशिप के लिए, आप कितने केपेबल हैं कि वो लॉयल रहेंगे आप कंपनी के लिए, ये सारी चीज़ें जज की जाती हैं। तो आपको कुछ भी लिखना है, जो आपने जैसे रिज्यूमे में जो चीज़ें लिखी हैं, ठीक है, जो स्किल सेट उसने लिखे हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस किए जाएंगे। जो ऑब्जेक्टिव आपने लिखा है, जो मान लीजिए कि किसी का होम एड्रेस है अलग है, यस, लीडरशिप एबिलिटी ये सब के लिए कैसा क्वेश्चन आएगा? किसके लिए? लीडरशिप एबिलिटी या टीम मेंबर एज अ वर्क करने के लिए? इसके लिए देखिए आपको घुमा फिरा के क्वेश्चंस कभी कभी करता है इंटरव्यूअर। मान लीजिए कि आपने अगर कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है या पाइथन प्रोग्रामिंग का जो आपने लर्निंग मेंशन किया है, ठीक है, तो वो आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको सिचुएशनल क्वेश्चन कहते हैं। जैसे कि आपको सिचुएशन दे देगा कि आपको ये प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, इतने लोगों के साथ आपको काम करना है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, ठीक है, कैसे कैसे प्लान बनाएंगे कि वो काम पूरा हो, वो प्रोजेक्ट पूरा हो, ठीक है। वो स्ट्रैटेजी, मान लीजिए कि अगर स्ट्रैटेजी आपको दे दे कि ये आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, वो बता देगा कि पहले आपको लिखना है पूरा, ये प्रोग्रामिंग लिखनी है, प्रोग्रामिंग को रीरन करना है, वो सारी चीज़ें जो भी आपके प्रोजेक्ट में रहता है वो सारी चीज़ें वो आपको दे देगा। फिर बोलेगा, उसमें क्वेश्चन कर सकता है कि मान लीजिए कोई आपका एक टीम मेंबर है, ठीक है, वो नहीं मान रहा है आपकी बातें, ठीक है, वो कह रहा है कि मेरा जो तरीका है वो अपना कर देखिए, अदरवाइज़ मैं काम नहीं करूँगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ठीक है।
तो वो घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछता है, वो सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपकी टीम मेंबर क्वालिटी है या नहीं है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा? आंसर बच्चे आप ही को पता, ये इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए अगर आपका स्ट्रैटेजी मेंटेन करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट जैसे आपको बनाना है, मान लीजिए कि आपने अभी कोई असाइनमेंट बनाया होगा ना, तो वो असाइनमेंट आपने कैसे बनाया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए उसके लिए, क्या असाइनमेंट था, कोई एक असाइनमेंट बताइए मुझे आपका। क्वेश्चन आंसर था। नहीं आईटी का कोई एक असाइनमेंट बताइए मुझे। कोई यस आंसर मैम, नहीं। एक प्रोजेक्ट मिला था हम लोग को करने के लिए। हम्म, उसमें असाइनमेंट के तौर पे मैम हर टीम को एक पार्टिकुलर रोल दिया गया था कि तुमको ये पेज बनाना है, तुमको वो हैंडल करना है, तुमको हाँ, कार्ट हैंडल वही चीज़ जो सर ने बता दिया था ना कि आपको ये राइटिंग हैंडल करनी है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको प्रेजेंटेशन चाहिए, ठीक है, ये हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, और 2 बंदे चाहिए जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो ये चीज़ जो है, मान लीजिए 4 मेंबर्स का है या 5 मेंबर्स का ग्रुप है, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी अगर बोलेगा बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके ग्रुप में कौन अच्छा राइटिंग करता है, ठीक है, किसकी कैपेबिलिटी है कि वो रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से कर सके, ठीक है। मान लीजिए 2 मेंबर्स अच्छे हैं रिपोर्ट राइटिंग में, आपने दोनों में हाफ ऑफ बांट दिया कि आधा पार्ट आप करिए, आधा पार्ट आप करिए। प्रेजेंटेशन के लिए एक बंदा है जो प्रेजेंटेशन बनाता बहुत अच्छा है, तो उसको आपने प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दे दिया। 2 बंदे ऐसे रहेंगे जो प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशन। ये स्ट्रैटेजी हुई कि आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे करना है। मान लीजिए ये स्ट्रैटेजी आपके पास ऑलरेडी है और कोई एक मेंबर है, जैसे 2 रिपोर्ट राइटिंग वाले बंदे हैं, ठीक है, दोनों की आपस में बनती नहीं है, दोनों की आपस में बनती नहीं। अब ये कह रहा है कि मैं सारा प्रोजेक्ट लिखूंगा, वो कह रहा है कि मैं सारा प्रोजेक्ट लिखूंगा, तो आप एज अ टीम लीडर क्या करेंगे, कैसे दोनों का झगड़ा सुलझाएंगे। तो आपको क्या करना है, आप बोल देंगे कि जैसे सॉरी जिसका बेस्ट होगा उसका चलेगा। तो मान लीजिए कि ऐसा हो कि आगे जाके प्रॉब्लम होगा आपसे, ठीक है। मान लीजिए अगर आपने ऐसा जवाब दिया कि दोनों लिख लीजिए, दोनों में से जिसका बेस्ट होगा वो सिलेक्ट करेगा। आगे जाके आप जब काम करने जाएंगे, उनके साथ कोई दूसरा प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे, तो जिस बंदे का आपने सिलेक्ट नहीं किया है वो ऑलरेडी डिमोरलाइज हो जाएगा, ये सोचेगा कि मेरा तो ये सिलेक्ट करता ही नहीं, मैं तो काम करूँगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि इन दोनों को बांट देना है, ठीक है, आधा आधा बांट देना है। कहना है कि अगर आपने अच्छा लिखा, हाफ पार्ट जो मैंने आपको दिया है, अगर आपने बेस्ट लिखा तो मैं आपको पूरी रिपोर्ट लिखने के लिए दे दूंगा, ठीक है। अगर हाफ पार्ट दोनों ने अच्छा लिखा तो दैट मीन्स आपके पास ऑलरेडी पूरी रिपोर्ट है। हाफ पार्ट किसी ने खराब लिखा तो दूसरे बंदे को आपको दे देना है, ठीक है, सिंपल चीज़। अगर आपने दोनों को ये बोल दिया तो पहली बात तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि दोनों पूरी रिपोर्ट लिखेंगे, ठीक है, उसमें से एक सिलेक्ट होगा तो दोनों जिसने नहीं लिखी है उसका पूरा टाइम वेस्ट होगा, वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो ऐसा आंसर नहीं करना है, ठीक है। पूरा सोचना है कि आपके टीम मेंबर्स को एज अ लीडर आप कभी भी डिमोरलाइज नहीं करेंगे। तो कोई भी बात, जैसे अगर मान लीजिए आपके कोई टीचर है, ठीक है, वो आपको डांटते हैं, तो आपको डांटते हैं इसलिए हैं ताकि आपका जो गलती कर रहे हैं वो गलती ना करें आप, ठीक है। लेकिन डांटने में और डिमोरलाइज करने में अंतर होता है, ठीक है। मैं अगर आपको कह दूं कि नहीं ये गलती है, ये तुमने क्या ऐसे क्यों लिख दिया, मैंने तो बताया था सही करने के लिए ऐसे लिखना है, ठीक है, वो डांटना हो गया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ बार बार आपको कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तुम कुछ नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं की जा सकती, ठीक है। एज अ टीम लीडर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू करेक्ट पीपल दैट यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। आप इस हिसाब से करके देखिए। अगर कोई ऐसा भी है जो आपके डिसीजन को क्वेश्चन करता है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको सामने से ये नहीं बोलना है कि ठीक है तुम अपनी मर्जी से जो करना है करो, दिस इज़ रॉन्ग एटीट्यूड। व्हाट यू हैव टू डू, आप उनको बोलेंगे ठीक है आप अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो करके देखिए। अगर बाकी टीम मेंबर्स अप्रूव करते मैम हैं, एज पर एज प्रायर एक्सपीरियंस मैम, मतलब कि सीनियर से जो एक्सपीरियंस मिला वो एक दिन नहीं होता है मैम, शायद इंटरव्यू अलग दिन होता है, तो टाइम मिलता है अलग होता है। अब ऐसा डिपेंड सीनियर करता बोल है रहे कि हाँ डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मैंने भी जितने ऑफ कैंपस देखे कम इन, मैंने भी जितने कैंपस इंटरव्यू देखे हैं, मेरा एक ही दिन में होता था सारा कैंपस इंटरव्यू। तो अगर ऐसा आपके कॉलेज मैम आपके टाइम में कोरोना नहीं होगा ना? हाँ ये बात भी है कि कोरोना नहीं था, बट स्टिल पॉसिबली है कि अगर वो ऑनलाइन ले रहे हैं तो इवैल्यूएशन में उतना टाइम नहीं लगना चाहिए।
लेकिन अगर वो ऐसा सीनियर्स बोल रहे हैं आपके, क्योंकि फाइनल ईयर वाले बोले हैं कि उनका एक का रिटर्न हो गया है और एक का इंटरव्यू बाकी है, एक का इंटरव्यू हो गया, उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो ऐसा हो सकता है कि प्रोसीजर में थोड़ा डिले हो रहा हो। बट उससे आपको ये बात तो अच्छी है ना कि मान लीजिए आपको रिटर्न आपने क्लियर कर लिया, तो आपके पास एक पूरा दिन रहेगा टू प्रिपेयर फॉर योर इंटरव्यू, राइट। तो ये चीज़ तो अच्छी बात है कि अगर आपको पूरा एक दिन मिल रहा है। बट आपको जैसे भी इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस, देखिए फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं नेट पे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें मैं जानती हूँ कि आप लोग सर्च कर रहे होंगे जब से आपको पता चल रहा है विप्रो के बारे में, ठीक है। तो आपको वो क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट है, जैसे लास्ट क्लास मैंने बताया था, तो वो क्वेश्चंस में अगर कुछ डाउट है तो मुझसे पूछ लो। अदरवाइज़ जो आपने रिज्यूमे लिखा है, ठीक है, जो रिज्यूमे जिन्होंने चेक करवाया है वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं चेक करवाया है रिज्यूमे वो एक बार दिखा दीजिएगा। हम लोग एक एक करके डिस्कस करना, मैं मतलब सबका एक एक करके डिस्कस इसलिए नहीं करना चाहती कि सबका अलग ऑब्जेक्टिव होगा, सबका अलग स्किल सेट होगा, तो वो पर्सनलाइज हो जाएगा पूरा। तो आपको अपने हिसाब से आपने जो रिज्यूमे लिखा है, ठीक है, उसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप क्या करेंगे, आंसर प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। आपको मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका मेन एड्रेस होम टाउन यहाँ पर है, हम आपको वहाँ ले जाएंगे, तो आप घर आने के लिए परेशान तो नहीं होंगे, आपके पेरेंट्स परेशान तो नहीं होंगे, वुड यू लाइक टू रीलोकेट और नॉट, ये क्वेश्चंस होते हैं एचआर आपके जो फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसमें आपने देखा होगा कि आर यू गुड विद द रीलोकेटिंग ऑफ ऑफिस। मान लीजिए आपको विप्रो का जो हैदराबाद वाला मैम हॉलीडे में आने का रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना? क्या बच्चे? हॉलीडे में आने का तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना? इसका आंसर नहीं, क्या, मैं समझी नहीं क्या बोल रहा हूँ। जैसे मैम एचआर अगर पूछेगा कि हम आपको वहां लेके जा रहे हैं तो आप रोने नहीं ना लगिएगा घर आने के लिए। हाँ तो हाँ, इसका आंसर बोल सकते हैं ना कि हॉलीडे में बस आना चाहेंगे। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते हैं। आपको क्या बोलना है कि यस आई एम गुड विद रीलोकेटिंग। मैम ऐसा बोल सकते हैं कि पाकिस्तान में भी जॉब मिलेगा तो कर लेंगे। नहीं, ये भी नहीं बोलना है, दैट इज ओवर एंथुसियाज्म, ठीक है। आप बॉर्डर के पता है इस लाइन पे और इस लाइन पे हो, आपको बीच में आंसर देना है कि येस आई एम गुड विद रीलोकेटिंग। देखिए मेन चीज़ की क्या होती है कि जैसे स्पेशली वुमेन का होता है ये चीज़, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। 3-4 इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया है कि अगर आपको ओवर टाइम करने बोला गया तो आप करेंगे, या आपको रात में रुकने बोला गया तो क्या आप रुकेंगी। ऐसा आपको कभी आंसर क्या देंगे मैम हम लोग, मतलब हम लोग रात में रुकेंगे बट खाना पीना इंतजाम कर दीजिएगा। होता है सीधा बोलो ना, सब कुछ दिस इज करेंगे। नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन कि आपको अकेले करना पड़ेगा। एग्जैक्टली ये चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछी जाती है कि इफ़ यू आर यू गुड विद दैट सिचुएशन दैट यू आर लेफ्ट अलोन एट नाइट फॉर वर्क और यू आर लेफ्ट अलोन फॉर ओवर टाइम। तो ये चीज़ें यू हैव टू आंसर येस, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट बहुत ऐसी मैंने कंपनी देखी हैं जो अगर बोलती भी हैं कि नाइट शिफ्ट करवाएंगी लड़कियों से तो वो गाड़ी प्रोवाइड करते हैं, वो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं पूरी तरह से। बट इंटरव्यू में आपसे ये चीज़ पूछा जाता है कि आर यू एबल टू वर्क नाइट शिफ्ट, ठीक है, ये चीज़ पूछा जाता है। तो ऐसा कोई भी सिचुएशन अगर आया है तो आप येस करके चुप रहिए, ठीक है। येस आई एम एबल टू वर्क, येस आई एम एबल टू रिलोकेट, आई एम गुड विद रिलोकेशन, पैन इंडिया मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी भेजेंगे हम जाएंगे, ठीक है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मत बोलना कि हाँ छुट्टी में घर भाग के आ जाएंगे। उनके दिमाग में क्या आएगा कि दैट ही विल बी लुकिंग इन द कैलेंडर फॉर द वेकेशंस, दैट वो टिकट कराए और भाग जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। यू जस्ट हैव टू आंसर अ वन लाइनर कि येस आई एम गुड विद रिलोकेशनिंग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। क्योंकि ऐसा जनरली होता नहीं है, वेकेशन सबको मिलते हैं, किसको नहीं मिलते हैं, वेकेशंस मिलते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको डिस्कस नहीं करनी है एचआर के साथ, स्पेशली इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं करनी है। इवन इफ़ यू आर वर्किंग तो आपको जैसे मान लीजिए कि नॉर्मली जो छुट्टियां होती हैं आपके नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, ठीक है। आप बार बार अगर एचआर के पास जा रहे हैं कि सर इसमें छुट्टी है, मैम इसमें छुट्टी है, तो दैट मीन्स दे थिंक दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद योर वर्क, यू आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क। तो ये चीज़ फर्दर के लिए भी मैं बता रही हूँ, व्हेन यू आर वर्किंग उस टाइम भी आपको एचआर से ये सारे सवाल ज़्यादा नहीं करने हैं। हाँ, अगर आपको कोई ज़रूरी काम है, यस ये चीज़ पे मुझे अगर छुट्टी पता चल जाए तो मैं ये मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, देन यू कैन आस्क,
ठीक है। मैम विप्रो में टोटल 32 लीव्स 32 वीक्स हॉलीडे। 32 लीव्स है मैम पूरा ईयर में। अच्छा 32 लीव्स, हाँ ठीक है। 32 लीव्स फ्रेशर्स के लिए इतना ही रहता है, इनफैक्ट इससे भी कम रहता है एज़ फार एज आई नो। तो इतना भी दे रही है, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है, और वो 32 लीव्स भी ऐसा नहीं कि एक ही बार में पूरा उड़ा देना, ठीक है। महीना में मिलता 2 या 3। हाँ, तो इफ़ यू आर लाइक हैविंग एन इमरजेंसी, किसी का तबीयत खराब हो गया, मैम उसमें से संडे छोड़ के सॉरी संडे छोड़ के बच्चे संडे को सबको छुट्टी रहती है, संडे को कोई काम नहीं कराता है। अगर कराएगा तो वो आपको पर्सनली बोलेगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दो, बस उतना ही बोलेगा। सर मैम ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा भी देगा ना? वो तो बच्चे आपको एचआर ही बताएंगे कि ओवर टाइम का कितना पैसा मिलता है वो मैं नहीं बता सकती। मैम आप कौन कौन सा इंटरव्यू दिया है? मैं इंटरव्यू दी हूँ, वो बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, फिर कभी। अभी के लिए व्हाट यू हैव टू डू, देखिए एक चीज़ मैं बताना चाहती थी कि ये चीज़ मुझे दूसरे एक फैकल्टी ने बताया कि कोई बच्चा है जो उनसे पूछा है रिज्यूमी को लेकर कोई डाउट, तो मैं वो क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर मुझसे भी पूछते तो मैं भी क्लियर कर देती, बट इट्स ओके इफ़ यू आर कंसल्टिंग सम सीनियर फैकल्टीज़। मुझे रिज्यूमी जिन बच्चों ने भेजा था वो एक बार पिंग कर दो। तो किसी बच्चे ने अगर रिज्यूमी भेजा था, या आपके पास रिज्यूमी है आपका? पेन ड्राइव है आपके पास? है सॉफ्ट कॉपी ही चाहिए, हार्ड कॉपी नहीं चाहिए? नहीं भेजो, नहीं ऐसे ही दिखा दो। आई जस्ट वांट टू डिस्कस द फ्यू क्वेश्चंस कि वो रिज्यूमी के हिसाब से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ। आप लोग रिज्यूमी अपना इंटरव्यू से पहले रिज्यूमी अपना खुद का पढ़ के जाना कि क्या आपने लिखा है। नहीं पता हो चाहे ना हो, आप रिज्यूमी अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, क्योंकि उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन आया, अगर आपने रिज्यूमे में कुछ लिख दिया और आप नहीं जवाब दे पाए, दैट इज़ द वर्स्ट। ठीक है, वो चीज़ बिल्कुल मत करना। यस, ऑब्जेक्टिव में जो आपने लिखा है, ठीक है, सीकिंग अ चैलेंजिंग पोजीशन इन द फील्ड ऑफ टीचिंग। अच्छा, लर्निंग विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट विल फुल्ली यूटिलाइज माई स्किल्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यही है आपका ऑब्जेक्टिव। इसको रीड करके दिखाओ मुझे। Seeking a challenge position in the field of challenging you have to, yes you have to know कि what you have written in your resume। यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, एक एक वर्ड जो आपने लिखा है रिज्यूमे में, you should be able to recite it by heart, because वो आपका कच्चा चिट्ठा है, वो आपकी कुंडली है प्रोफेशनल लाइफ में। तो you have to know what you have written in your ऑब्जेक्टिव एंड अदर थिंग। जो स्किल सेट हैं वो सारे स्किल सेट आपको हाथ में गिनने आने चाहिए। 5 लिखे हैं, 5 मुझे याद है कौन से हैं। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग व्हाट यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे। ठीक है, और कोई ऐसा अगर मान लीजिए कोई हाई-फाई वर्ड्स यूज़ करके अगर भेजा है, तो वो हाई-फाई वर्ड्स का मीनिंग भी जानना ज़रूरी है। तो वो पूरा लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा जो भी चीज़ है। ठीक है, और हो सकता है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने लिखा है कि चैलेंजिंग पोजीशन है, तो उस हिसाब से वो क्या कर सकता है, सिचुएशनल क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक है, कि आपका जो स्किल सेट है उसमें से एक स्किल पकड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने C++ लिखा है, तो C++ का कोई एक प्रोग्रामिंग बोल देगा कि ये प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें एक बंदा बोल रहा है कि ऑप्शन दे देगा कि ये ऑप्शन है, क्या करेक्शन होगा, एरर है बताना। उस हिसाब से वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपको पता होनी चाहिए कि आपने जो रिज्यूमे में लिखी हैं वो आपका बाय हार्ट होना चाहिए, कि जो भी पूछ दे वो हम जवाब कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ तो बहुत अच्छी है कि ऑनलाइन हो रहा है, देन इट इज़ समवॉट लाइक जो नर्वसनेस होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। इवन आई हैव लाइक गिवन ऑनलाइन इंटरव्यूज़, लाइक इट रिलीजेज, लाइक अगर आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, क्योंकि ये तो आपका मेरे ख्याल से बहुत लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू होगा, तो अगर आपको नर्वसनेस फील हो रहा है तो ये सोचिए कि आप जब इंटरव्यूअर के सामने बैठे होंगे ना, आपको उससे 20 गुना ज़्यादा नर्वसनेस होगी, जितना आप कंप्यूटर के सामने बैठ के दे रहे होंगे तब होगी। तो उस हिसाब से व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ट्राई टू काम योर नर्व्स। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नर्वस हो रहे हैं तो पूरा कांपने लग रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है। देखिए जैसे मेरे भी हाथ में पसीना बहुत आता है, और ये चीज़ इंटरव्यू में हमेशा होता है। मेघा मैम से पूछेगा,
मेरा जो रिज्यूमे था जो मैं अपना हाथ में लेके गई थी वो गीला हो गया था पूरा। तो वो चीज़ होता है, सबके साथ ऐसा होता है, बट यू डोंट हैव टू शो दैट यू आर नर्वस, ठीक है। ये चीज़ इंटरव्यूअर को नहीं पता चलनी चाहिए कि आप नर्वस हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जैसे किसी का हाथ अगर कांपता है तो ऐसे रखिए, ठीक है, सामने हाथ ऐसे रखिए ताकि उनको पता ही नहीं चला कि हाथ काँप रहे हैं, ठीक है। आपको टेबल पे ऐसे हाथ रख देना है, हाथ रखा हुआ है तो नहीं हिलेगा, ठीक है। या फिर ऐसे चेयर पे ऐसे मत रखिएगा, ठीक है, ऐसे पैर के ऊपर आराम से रखिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। यस मैम आपने 3 इडियट मूवी देखी है ना? हाँ बच्चे देखिए। मैम उसमें क्वेश्चन पूछता है कि अगर लास्ट में 1-2 नंबर से चूक जाए तो जॉब रहेगी कि नहीं, तो मैम ये इसका आंसर बताइएगा। 1-2 नंबर से चूक जाए मतलब यस मैम, 1-2 नंबर कम आए तो क्या क्या होगा मैम? 1-2 नंबर कम आ जाए इंटरव्यू वगैरह में है उसमें हो 1 जाए नंबर कम है तो देखिए मेरे ख्याल से वो जो लिमिटेशंस होती है वो मतलब वो कंपनी सिर्फ इसलिए लगाती है क्योंकि उनको देखिए होता क्या है ना कि उनका ये सब छांटने का तरीका है, ठीक है। हाँ ये मैम इंटरव्यू वाले एग्जाम में नहीं मैम, मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम में कहने का मतलब है हाँ जी मैम। फाइनल्स में बोल रहा है मैम, फाइनल्स में। उसका जो फाइनल एग्जाम पेंडिंग जो पड़ा हुआ है ओह। उसमें 1-2 नंबर कम आ गया जिसके कारण वो फेल हो गया। तो वो तब बच्चे वो job पूरी नहीं तरह आपका कंपनी पे डिपेंड करता है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि सम कैंडिडेट्स आर वेरी गुड, ठीक है। तो मान लीजिए आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, ठीक है, 10 आउट ऑफ 10 आ गया आपके इंटरव्यू में आपके इंटरव्यू में 10 आउट ऑफ 10 आ गया, रिटन एग्जाम में 9 है, 8 है या 10 है, ठीक है। उस हिसाब से अगर आपका उतना अच्छा राउंड जाएगा रिटन और इंटरव्यू तो हो सकता है कि कंपनी 1-2 नंबर से आपको प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। बिकॉज वो देखिए 1-2 नंबर क्या होता है वो मायने तब रखता है जब आप सिलेक्शन करते वक्त आप ये बता रहे हैं कि आपका मान लीजिए वो छांटने का एक तरीका होता है, ठीक है। वो आपका एक हेडस्टोन वो लगा देते हैं कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। मतलब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए आप 1-2 नंबर से चूक गए, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपका इंटरव्यू भी उतना अच्छा नहीं गया तो इंटरव्यू के दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता होना चाहिए। क्या चलेगा उसके इंटरव्यू के दिमाग में कि आपको अगर वो कोई टारगेट देगा तो आप थोड़ा सा पीछे हट सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप टारगेट टाइम पे कंप्लीट ना कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो अगर आपका ऐसा कोई माइलस्टोन है कि ये इतना परसेंटेज उनको चाहिए तो मैम ये जो एग्जाम होगा उसमें मैम सारा मैम 4 सेक्शन रहता है, जो वर्बल, क्वांट और लॉजिकल और ये सब जितना भी रहता है। इसमें मैम कोई कट ऑफ है मैम? जैसे 20-20 क्वेश्चन रहता है तो कितना में लाने पे कितना में पास है, कुछ कट ऑफ पता है? कट ऑफ 20-20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन तो 20 में कितना सही होना चाहिए? है या 2 नंबर है? 1 नंबर का है ना, और नेगेटिव मार्क तो नहीं है विप्रो में। नो मैम। तो 20-20 है तो कम से कम इतना लेके चलिए। आप माइंड रखिए कि आपको 15 लाना है। आप अगर इतना सोच के रखेंगे दिमाग में कि आपको 15 किसी भी तरह लाना है ना तो कम से कम 10 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 15 अगर 15 क्या 20 ही रखिए आप दिमाग में कि आपको 20 में से 20 लाने हैं, ठीक है। वो रखेंगे ना, देखिए होता क्या है ना कि आपका माइंड जो है वो बहुत अलग। मैम 10 सही होगा तो 50%, 10 सही हुआ तो 50%। बच्चे कोई भी इतना मतलब लेके चलना है। एग्जाम का पासिंग मार्क्स 35 या 45 तक रहता है। तो 50% अगर आप ला रहे हैं किसी भी रिटन एग्जाम में दैट मीन्स यू आर क्वालिफाइड। बट आपको बेयरली क्वालिफाई नहीं ना करना है। इफ़ यू आर लाइक गिविंग एन इंटरव्यू और इफ़ यू आर राइटिंग एन एग्ज़ाम फॉर जॉब पर्पसेस तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि यू हैव टू बी द टॉप 10 और टॉप 5 स्टूडेंट्स। तो आपको इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपका माइंड जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से वर्क करता है। दिमाग में आपको ये रखना है कि आपको 20 में से 20 नंबर लाने ही लाने हैं। होता क्या है ना, देखिए आप अगर मान लीजिए यहाँ तक की उम्मीद करेंगे तो गिरते गिरते यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक की उम्मीद करिए ताकि गिरे तो यहाँ गिरे, ठीक है। तो ज़्यादा उम्मीद करनी है, अचीवमेंट जो आपके गोल्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए ताकि अगर आप थोड़े से पीछे रह जाएं तो भी आप बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो अगर आपका माइंडसेट में ये रहेगा कि आपको 20 में से 20 लाने हैं तब आप कम से कम 15 ले आएंगे, 18 हो जाए किसी का, 19 हो जाए, कितनी अच्छी बात रहेगी वो।
तो वैसे ही आपको दिमाग में ये चीज़ नहीं रखनी है कि हाँ मिनिमम 10 नंबर लाना है, तो वो मिनिमम से कम हो जाता है। वो कब 10 लेके रखोगे दिमाग में तो पता चला 8 आ गया, 9 आ गया, 1-2 नंबर से छटा जाओ। ठीक है, हाँ बोलिए। सपोज इंटरव्यू के टाइम पे कोई सिंपल बच्चा गया, एकदम पोलाइटली आंसर कर रहा है, सामने से एचआर क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि आपका नेचर हमको बहुत ज्यादा पोलाइट लगा, हमारे टीम को हैंडल करने के लिए वैसा मेंबर चाहिए जिसमें एटीट्यूड हो, तो इसका क्या आंसर देना? अगर ऐसा है तो आप ये बोलिए कि मैं किसी के लिए मैं किसी को डांटने का हक नहीं समझता हूँ। ठीक है, आई डोंट थिंक दैट बाय स्कोल्डिंग यू कैन मेक पीपल वर्क। ठीक है, आई बिलीव दैट अगर आप पोलाइटली जवाब दे रहे हैं तो यू हैव टू उनका ये पता चलना चाहिए कि योर नेचर इज़ पोलाइट। ठीक है, आपका नेचर है तो आप अपना नेचर नहीं ना किसी के लिए बदलेंगे। इफ़ यू हैव अ पोलाइट नेचर तो व्हाट यू विल डू इज़ यू विल से दैट टू योर इंटरव्यूअर कि सर आई विल पोलाइटली आस्क देम। ठीक है, पोलाइटनेस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। ठीक है, एंड आई विल पोलाइटली आस्क देम टू डू द वर्क। ठीक है, इफ़ दे are being aggressive then I might take actions but I would not be aggressive with anyone. ठीक है, you don't have to, आपको अपने नेचर से अलग नहीं हटना है कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। some people think that they will just say yes and yes for every question, तो वो चीज़ भी नहीं, you have to say sometime no. that is a very इसको ये आंसर दे सकते हैं क्या कि इसका आंसर ये कर सकते हैं कि मेरा नेचर पोलाइट है तो हम पोलाइटली टीम को हैंडल करना पसंद करेंगे, लेकिन सिचुएशन को देख के हम अपने आप को क्या बोलते हैं, अपने आप को हम कुछ चेंज कर सकते हैं, जैसा नीड रहेगा वैसा लर्न भी कर सकते हैं स्किल्स। वही चीज़ मैंने बोला ना बच्चे कि इफ़ यू आर पोलाइट इन नेचर then I would like to work with my team politely. If they are not listening to me or if they are making queries, तो what will I do? I will take actions. ठीक है, आप actions लेंगे, आप complain कर सकते हैं HR से, या आप आप अगर टीम लीडर है तो that means you are writing their reviews, आप उनके रिव्यू में लिख सकते हैं कि they are not cooperating with your team. ठीक है, you will take actions but you will not be aggressive with them. ठीक है, that is what you have to be careful. कि अगर आपका नेचर एग्रेसिव भी है तो आप ये कहेंगे कि येस आई एम एग्रेसिव बट आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई वुड नॉट लाइक टू बी एग्रेसिव विद माई टीम, बट इफ सच केसेस अराइव देन आई माइट हैव टू टेक एक्शंस। यू आर नॉट टू बी एग्रेसिव विद योर टीम। आपका जो एग्रेशन है, आपका जो एंगर है, वो टीम को नहीं होना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है कि आप जिसके साथ काम कर रहे हैं आप उन पर चिल्लाएं। एग्जैक्टली तो ये चीज़ अगर आप बोल देते हैं दैट मीन्स यू आर गिविंग राइट टू योर इंटरव्यूअर, टू योर HR कि वो आप पे चिल्ला सकते हैं। ठीक है, तो माइंड कैसे काम करता है HR का वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ओनली देन यू कैन आंसर द क्वेश्चंस करेक्टली। और हेलो मैम। यस मैम, जिसका गैप हो उसके लिए क्या बोलेंगे? गैप कितने साल का है बच्चे? मैम 2 ईयर का। 2 ईयर गैप इज़ इनफ। 3 ईयर गैप के बाद नहीं देते हैं वो लोग। तो गैप है तो आपका क्या रीज़न था गैप का? पर्सनल रीज़न था या कोई और वजह थी? कंपटीशन के प्रिपेयर कर रहे थे? मैम पर्सनल रीजन था। पर्सनल रीज़न था तो यू कैन से दैट आई वॉज नॉट स्टेबल इनफ टू हैव कंप्लीट माई एजुकेशन। ठीक है, कुछ भी एक प्रॉब्लम जो है आपको पर्सनल रीज़न में अगर वो पूछ रहा है कि क्या पर्सनल रीज़न थी तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ओवरलाइन में बता देना है। ठीक है, आई हैव फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और आई हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू टेक केयर। ठीक है, आई वॉज कुछ भी जो प्रॉब्लम है आपका उसका एक देखिए बात ये हो जाती है ना, लैंग्वेज डिफ़र करता है। अगर आप कोई चीज़ हिंदी में बोल रहे हैं और कोई चीज़ इंग्लिश में बोल रहे हैं, दोनों का साउंड अलग करता है। ठीक है, तो बस एक लाइन आपको बोल देना है कि आई हैड सम रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स व्हाई आई डिडंट गो फर्दर विद माई एजुकेशन एट दैट टाइम। बस उतना बोल देना है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है उतना करने की कि यू हैव टू लाइक एक्सप्लेन योर सेल्फ टू समवन। आपको बस एक लाइन में बोल देना है कि आई हैव सम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टेक केयर ऑफ एट दैट टाइम। ठीक है, वन मोर थिंग, ओके मैम।
हाँ, आप जो बोल रहे हैं कि यू आर लाइक जो भी आंसर आप कर रहे हैं, मैंने कहा था ना फ्लुएंसी आपको होनी चाहिए, ठीक है। फ्लुएंसी के लिए जो भी आंसर आप कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, उनको आप ट्राई करिए। जैसे इंटरव्यू राउंड अगर प्रैक्टिस के लिए होगा तो दैट इज़ वेरी गुड, बट नहीं भी हो रहा है तो आप खुद से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आईने के सामने या अपने फ्रेंड से, एक दूसरे से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर जब भी क्लास फ्री रहती है, ठीक है, तो आप एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ तो वैसे भी बहुत सारे कंफर्टेबल रहते हैं, तो आपको एटलीस्ट आपको वो फ्लुएंसी आ जाएगी कि आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में करना है तो बहुत लोगों का मैंने देखा है, बहुत बच्चों का इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी निकल जाता है, तो वो चीज़ के लिए प्रैक्टिस करनी होगी अपने से, ठीक है। मैम एक क्वेश्चन है हाँ, बोलिए। मैम, इंटरव्यूअर की संख्या कितनी होती है? इंटरव्यूअर की संख्या ये ऑनलाइन मैं कुछ नहीं कह सकती, मोस्ट प्रॉबली एक ही बंदा होगा, बट पॉसिबल है कि अगर आपका टेक्निकल राउंड और अचानक हाँ दोनों कंबाइन है तो हो सकता है कि आपको 2 या 3 इंटरव्यूअर रहे। मैम यस, इंटरव्यू के टाइम पे वो जैसे क्वेश्चन ऑप्शन देता है कि आप इंटरव्यू हिंदी में देना चाहते हैं इंग्लिश में, अगर हम चूज किए हिंदी तो आंसर के टाइम पे हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश निकल जाएगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो आपको शुद्ध हिंदी में बोलना है। वहाँ पर इंग्लिश जैसे सपोर्ट हो गया, ऐसा वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं, टीम हो गया, ये सब वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मैम हिंदी में नहीं बोलेगा, हिंदी में काम नहीं होता हम लोग। सॉरी, वर्ड नहीं, एक पार्टिकुलर सेंटेंस। सेंटेंस तो आई डोंट थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, बट देखिए वो चीज़ होती है कि अगर सेंटेंस आपको बोलना ही है, ठीक है, तो आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोल सकते हैं, निकल जाए दैट इज अदर थिंग। नर्वसनेस की वजह से मैम विप्रो लैंग्वेज ऑफर करता है? सॉरी, अब वो मैं नहीं कह सकती बच्चे, वो HR पे डिपेंड करता है, आपका जो भी इंटरव्यू ले रहा है उस पर डिपेंड करता है कि दे वांट टू गिव यू ऑप्शन और नॉट। एज पर आई नो MNC's company never give that option to you, ठीक है, because they want to you to handle clients, ठीक है, और उनका फॉरेन बेस्ड क्लाइंट्स बहुत सारा होता है, तो दे वांट समवन हु कैन कम्युनिकेट विद फॉरेन क्लाइंट्स। किसी का फॉरेन लैंग्वेज है उसका प्रेफरेंस मिलेगा। बिल्कुल, फॉरेन लैंग्वेज अगर आपने फॉरेन लैंग्वेज सीखी है तो इसका प्रेफरेंस आपको MNC कंपनी में बिल्कुल मिलता है, बिकॉज यू आर एबल टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर योर कंपनी एंड फॉर देम, ठीक है। तो वो चीज़ तो ऑब्वियसली अगर किसी का है फॉरेन लैंग्वेज तो वो तो अच्छा है ही, बट इफ़ देयर आर नॉट एनीवन